नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। अब इस वीडियो में हल करते हैं प्रश्न संख्या 2 का से, और ये अनुसार पेपर हम हल करवा रहे हैं। ये सेट है 2022 का सेट तीसरा। ठीक है। इसके पहले जो है वो सवाल नंबर 1 पूरा का पूरा बता चुके हैं। वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जा करके वो वीडियो देख सकते हैं, और नहीं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी चैनल की प्लेलिस्ट दे देंगे, और या तो उस वीडियो की लिंक भी दे देंगे, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके वो वीडियो भी देख सकते हैं। और आपका कोई सुझाव हो, कोई कमेंट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो चलिए हल करते हैं सवाल नंबर 2 का खाते। और हम जैसा कि बता चुके हैं कि पूरा का पूरा आंसर पेपर हल करवाएंगे जल्दी जल्दी, तो ये भी आप समझ लीजिए। और इसको देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, व्यूज़ तो आ रहे हैं इन दिनों, लेकिन सब्सक्राइबर ज़्यादा नहीं आ रहे हैं, तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, तो चलिए हल करते हैं। 2 का जो है वो क्या करें, चित्र में डी समांतर ए सी और डी एफ समांतर ए ई है, तो सिद्ध कीजिए कि बी एफ अपान एफ ई बराबर बी ए अपान ई सी। ठीक, ये हमें सिद्ध करना है। बहुत ही आसान सवाल है। देखिए, सबसे पहले अगर हम देखिए ए सी और डी एफ ये क्या है, समांतर है। नहीं, ए सी और डी ये समांतर है, तो इसी में थेल्स प्रमेय लगा देते हैं। ठीक है ना। तो थेल्स प्रमेय क्या कहती है, यहाँ हम दिखा देंगे। चूंकि हमें पता डी ई समांतर ए सी, ठीक, तो इसलिए हम कह सकते हैं ये जो होगा बी डी अपान ए डी बराबर क्या हो जाएगा, बी डी अपान ए डी बराबर हो जाएगा इधर से बी ई अपान ई सी, बी ई अपान ई सी, ये हो जाएगा। इसी को समीकरण 1 कह देते हैं। अच्छा, कुछ लोग कारण पूछेंगे तो ये कैसे पता नहीं कर दिया, तो इसका हम कारण लिखे देते हैं थेल्स प्रमेय से। अच्छा, कुछ लोग इसी को समानुपातिक प्रमेय भी कहते हैं। ठीक है ना। तो लेकिन हम इसका छोटा नाम थेल्स प्रमेय लिख दिए, कोई दिक्कत। ठीक, समीकरण 1 हो गया। अब देखो, अब आगे भी देखिए, चूंकि या चूंकि न लिखें, हम लिखे ले रहे तथा, और हमें क्या दिए, डी एफ समांतर ए ई, डी एफ समांतर ए ई। जब डी एफ समांतर ए ई है, यानी ये डी एफ है और ए ई समांतर है, तब इसमें भी थेल्स प्रमेय लग जाएगी। तब इसमें भी क्या हो जाएगा, तब अब इसमें भी बी डी अपान ए डी बराबर इधर से क्या होगा, बी एफ अपान एफ सी, यही तो होगा। एफ सी नहीं, जब ये और ये समांतर तो एफ ही होगा, धोखा हो गया, एफ ई। ठीक है ना। एफ सी तो ये दूसरी तरफ, इसमें ये और ये समांतर है ना, तो बी एफ अपान एफ ही आएगा। ठीक, इसको कह दो 2, और इसका भी कारण सेम रहेगा, थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय हमने प्रूव करवाई है। ठीक है ना। तो आप त्रिभुज चैप्टर में जाकर के देख सकते हैं। तो अब देखो, समीकरण 1 और 2 हम कहेंगे समीकरण 1 व 2 से, अगर एक का देखो दायां और बायां और 2 का भी सेम है, तो आपस में ये और ये बराबर हो जाएंगे। तो हम लिख सकते हैं बी ई अपान ई सी बराबर ये आ जाएगा बी एफ अपान एफ ई, और यही तो हमें प्रूव करना था, जो कि हो गया प्रूफ। ठीक, उसमें सीधा लिखा है, इसमें हम इस पर और लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। और जो कि प्रूव करना था प्रूव हो गया। तो बहुत ही सरल सवाल था। तो अगला नंबर देखो। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 2 का खा। 2 का खा क्या कह रहा है, कह रहा है चित्र नहीं, यदि साइन ए माइनस बी बराबर 1/2 लिख लो, साइन ए माइनस बी
बराबर कितना दे रखे हैं 1/2। और कास ए प्लस बी बराबर 1/2। तो कह रहा है 0 इज लेस देन ए प्लस बी, ए प्लस बी इज इक्वल टू आर लेस देन 90, ठीक है ना। और a इज ग्रेटर देन b, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। यानी हमें a और b के मान ज्ञात करना है और ये जो रिस्ट्रिक्शन है वो दे दिए हैं। तो खासकर अब देखो हम ये जो दिया है इसी से हल करेंगे। इसको हल करने के बाद साइन ए माइनस बी है, तो साइन में ये 1/2 देखो किसका मान होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन ए माइनस बी बराबर, देखो साइन 1/2 जो है ना ये मान होता है 30 का, साइन 30 का मान यही होता है 1/2। तो इसको हम लिख सकते हैं साइन 30, ठीक। तो ये साइन और साइन हो जाएगा कैंसिल, तो इधर से बचेगा क्या a माइनस बी बराबर 30, और इसी को कह देते हैं समीकरण 1। तो ये चीज़ समझ लीजिए, है ना। तो समीकरण 1 हो गया। अब आगे क्या दे रखे हैं, कास ए प्लस बी बराबर 1/2, तो इसको भी लिख लो कास ए प्लस बी बराबर 1/2। तो अब देखो ये कास में किसका मान होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं कास ए प्लस बी बराबर, ये कास 60 का मान होता है, कास 60। तो कास से कास कैंसिल, तो यहाँ से आ जाएगा ए प्लस बी बराबर 60, समीकरण हो गया 2। अब क्या करो, समीकरण 1 और 2 को ऐड कर दो। तो हम संक्षेप में कुछ इस तरीके से लिखेंगे, समीकरण 1 + 2। तो एक क्या है a माइनस बी प्लस दूसरा क्या है a प्लस बी बराबर पहला 30 प्लस दूसरा 60। तो समीकरण जब भी जोड़ना घटाना हो तो बाईं चीज़ बाईं ओर, दाईं चीज़ दाईं ओर। तो b से b कट गया, तो 1 1 2, इधर होगा 2a बराबर 60 30 90। तो यहाँ से a बराबर आ जाएगा 90/2, 2 एकम 2 और 2 पंचे 10। तो a बराबर 45 आ गया, a बराबर 45। अब ये जो a का मान आया उठा करके समीकरण 1 चाहे 2 जिसमें चाहो रख दो, तो हम 2 में ही रखे देते हैं। ये a का मान समीकरण 2 में रखने पर, चलो रखो, तो समीकरण 2 है a प्लस बी बराबर 60। तो a का मान आया 45, तो 45 प्लस b बराबर 60। तो 45 को इधर भेज दो तो ये आ जाएगा b बराबर 60 माइनस का 45। तो यहाँ से b बराबर आ गया 15। तो हमसे पूछा क्या गया था, कहा था a और b ज्ञात कीजिए। तो हम यहीं पर ऐसे लिख सकते हैं काले पेन से, अतः a बराबर 45 b बराबर 15, और यही हो गया इस सवाल का आंसर। और ये जो दूसरा सवाल है ना, प्रत्येक सवाल 1 अंक का होगा, ठीक। तो इस बात को भी विशेष ध्यान रखिए। अब देखते हैं सवाल नंबर प्रश्न संख्या 2 का देखो क्या करें, एक शंक्वाकार बाल्टी के दोनों वृत्तीय सिरों की त्रिज्याएं 28 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है। यदि बाल्टी की ऊंचाई 45 सेंटीमीटर हो तो बाल्टी की धारिता ज्ञात कीजिए। धारिता का अर्थ पहले समझ लीजिए, धारिता का अर्थ होता है एक प्रकार का आयतन, ठीक है ना। जिस वस्तुओं में हम चाहे पानी वगैरह कुछ ऐसी चीज़ें भरते हैं तो उनको धारिता लिखी जाती है खासकर। तो इसका आयतन ज्ञात करना, ये समझ लो। तो और ये जो बाल्टी है, बाल्टी कैसी है, छिन्नक के आकार की होती है ना। तो छिन्नक के आकार के में हमेशा ऊपर और नीचे 2 त्रिज्या होती है। तो ऊपरी त्रिज्या को हम कैपिटल आर से लिखते हैं, ठीक है ना। जो भी बड़ी हो उसको आर लिखो। तो कैपिटल आर बराबर 28 सेंटीमीटर, ठीक। और स्मॉल आर बराबर 7 सेंटीमीटर लिखो, ठीक। और क्या है
यदि बाल्टी की ऊंचाई 45 सेंटीमीटर, ये 45 हमें दे रखे हैं, 45 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक, तो क्या है, बाल्टी की धारिता ज्ञात कीजिए। यानी एस बराबर तो हमें पता चल गया 45 भी है, तो धारिता ज्ञात करना है। तो धारिता का मतलब है आयतन, तो आयतन का सूत्र लगा दो। ठीक, तो हम बस हिंदी में लिखेंगे बाल्टी की धारिता, धारिता बराबर, तो बेलन के बाल्टी की धारिता यानी शंकु के छिन्नक का क्षेत्र आयतन का ये सूत्र लगेगा। तो धारिता का जो सूत्र होता है वो होता है पाई h/3, ब्रैकेट के भीतर कैपिटल R स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर और प्लस का कैपिटल R इंटू स्मॉल r, ये होता है सूत्र। अब इसी में वैल्यू पुट कर दो। तो देखो पाई का मान जब भी आपको 7 या 7 से विभाजित होने कोई संख्या हो तो 22/7 रख दो। तो 22/7 इंटू h है, h का मान कितना है 45, तो 45 रख दो। अब देखो गुणा में है h, तो गुणा में 45 रखेंगे। अच्छा, बटे में 3 है तो गुणा में 3, जो संख्या बटे में नीचे है तो नीचे रखो, ऊपर ऊपर रखो। ठीक, आर का मान कितना है, देखो 28 है ना, तो 28 गुणा 28 दो बार लिख लें, प्लस स्मॉल आर का मान 7 है तो इसको 7 गुणा 7 लिख लो, प्लस ये देखो कैपिटल आर है 28 इंटू स्मॉल आर 7, ऐसे। अब एक काम करो, जो चीज़ कट रही है जैसे 3 से ये कटा 15 आ गया। अब अगली बार हम क्या करें, पहले तो इधर देखो 22/7 इंटू ऊपर 15 बचा तो 15 लिखो। और एक चीज़ इसको थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं। देखो पूरे से हमें 7 मिल रहा है कॉमन, पूरे से 7, तो इंटू 7 कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बचेगा, 7 कॉमन लिया, देखो 7 28 में 7 का भाग जाएगा। ठीक, और इधर 7 है, यहाँ भी 7 है, तो 7 कॉमन, तो पहले इधर बचेगा 7 चौक 28, 4 इंटू 1 28 एज इट इज लिख लो, प्लस का यहाँ से 1 7 बार आया तो 7 और प्लस का इधर से 28, ये चीज़ आ गई। अब एक बात देखो, 7 से ये 7 कट जाएगा तो 22 और 15 का पहले करा लो गुणा, तो 15 दूना 30, 15 दूना 30, 3 33, 330 ये बचा। अब 28 चौक 100, ये आ जाएंगे 112, ठीक है ना, 4 8 32, 4 दूना 8 और 3 11 है ना, 112 प्लस ये हो जाएंगे 35। अब इनको कर लो ऐड, तो ये आ जाएगा 330, और इनको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा, देखो 5 2 7 है ना, 5 2 7 3 1 4 147। अब इनका बस और कुछ नहीं, हमें करा देना है गुणा, तो जब गुणा कराएंगे तो ये आ जाएगा 48 510, और ये आयतन है तो घन सेंटीमीटर हम इकाई इनकी लिख सकते हैं, और यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये शंकु का छिन्नक था। छिन्नक की धारिता जब भी पूछे तो आयतन का सूत्र ही लगता है, कोई भी एक सवाल हो। अब जो अगला सवाल है यानी प्रश्न संख्या 2 का घा देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित बारंबारता बंटन का बहुलक वर्ग ज्ञात कीजिए। यानी बहुलक वर्ग हमसे पूछा है, बहुलक ना कि बहुलक, ठीक है ना। इसमें बहुत से कंफ्यूज होकर के इसका बहुलक पूरा ज्ञात करने चले जाएंगे, वो नहीं ज्ञात करना, हमें बहुलक वर्ग ज्ञात करना। बहुलक वर्ग क्या कैसे ज्ञात करते हैं, तो यहाँ पर बहुलक वर्ग वो वर्ग होगा जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो गई। तो यहाँ पर देखो बारंबारता इस वर्ग की यानी 17 वाले के सबसे अधिक है, चूंकि बारंबारता 17 सबसे अधिक है तो बहुलक वर्ग क्या हो जाएगा 17। और बस यही चीज़ हम यहाँ दिखा देंगे, चूंकि यहाँ वर्ग 12 से 16 की बारंबारता सबसे अधिक है, इसलिए बहुलक वर्ग बराबर हो जाएगा 12 से 16। यही हमें ज्ञात करना था।
ठीक। तो जिसकी बहुलक वर्ग ज्ञात करने के लिए जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होगी वही बहुलक वर्ग होता है, इसमें कोई खास बात नहीं है। ठीक है, तो अगला नंबर अब हम देखेंगे। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 3 का खा। और ये जो तीसरा सवाल है प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा। तो तीसरे का का देखिए, कह रहा है सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे, माना √3 एक नहीं परिमेय मानो, ठीक है ना। इसका ठीक उल्टा मानते हैं, परिमेय संख्या है। हमने परिमेय संख्या मान लिया। ठीक, जब परिमेय है तो ये क्या हो जाएगा, √3 बराबर P/Q, क्योंकि परिमेय संख्या को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। एक चीज़ और दिखा देंगे, जहाँ P व Q सह अभाज्य, ठीक, सह अभाज्य पूर्णांक है। ठीक है, वाह Q इज नॉट इक्वल टू 0। अच्छा, सहभाज्य पूर्णांक क्या होते हैं, सहभाज्य पूर्णांक ऐसे पूर्णांक होते हैं जिनमें एक के अलावा और दोनों में कोई दूसरा कॉमन फैक्टर ना मिले। ठीक है ना, कॉमन फैक्टर मतलब गुणांक, ठीक है ना, ये ना मिले। ठीक, तो ये समझ लो। तो अब क्या करो, दोनों पक्षों का इसका कर दो वर्ग, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वर्ग कर दो, तो ये आ जाएगा √3 का होल स्क्वायर बराबर P² बटे Q², ये हो जाएगा। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 3 बराबर P² बटे Q²। तो Q को इधर भेज दो, तो ये Q² बराबर 3 इधर बटे में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा P² बटे 3। ठीक, इसी को कह दो समीकरण 1। अब यहाँ से एक बात क्या बनेगी, हम कह सकते हैं P² 3 से विभाजित है, P² 3 से विभाजित है। ठीक, अब देखो, क्योंकि P² 3 से विभाजित है, इसलिए P भी 3 से विभाजित होगा। ठीक, P भी विभाजित होगा, इसी को स्टेटमेंट ए करके दे देते हैं। अब एक बात समझो, P से विभाजित यानी P बटे में, इसका मतलब P² में 3 से भाग जा रहा है, तो P भी क्यों होगा, जैसे मान लेते हैं हम 100 जो है ना, ये 10 का वर्ग होता है, तो जैसे ये 5 से विभाजित हो जाए, ठीक, तो 5 दाम मतलब 20 बार जाएगा। अगर तो इसका वर्गमूल क्या होगा, 100 का 10 होगा, तो 10 भी तो 5 से विभाजित होगा ना। ठीक, तो वही बात यहाँ पर भी लागू हो रहा है, कोई भी आप XYZ ऐसे करके देख सकते हैं। ठीक, तो अब देखो, तो अब ये स्टेप बाय स्टेप ऐसे पता रखिए। अब P² जो है इसी के बराबर मान लो, तो यहाँ हम लिखेंगे माना P बराबर, हम 3CM कुछ भी मान लेते हैं, चलो M मान लिया। ठीक, अब ये जो P का मान है समीकरण 1 में रखने पर, P का मान समीकरण 1 में रखने पर चलो रख दो, तो ये हो जाएगा हमारा Q² बराबर P का मान कितना है 3M, इसका होल स्क्वायर अपान कितना है 3, तो ये Q² बराबर 3 का वर्ग 9M² अपान 3, 3 एकम 3, 3 तिरका 9। तो अब क्या करो, ये जो है M², यहाँ से हम अगर 3 को ऐसे पर समझ लो, Q² बराबर 3M², ये चीज़ आ गई। अब अगर M² का मान निकालें, 3 को इसके बटे भेज दें, तो क्या आ जाएगा, M² बराबर Q² बटे 3। तो यहाँ Q² भी क्या होगा, 3 से विभाजित है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं, यहाँ
क्यू स्क्वायर 3 से विभाजित है, इसलिए क्यू भी 3 से विभाजित होगा, है ना। क्यू भी 3 से विभाजित होगा। स्टेटमेंट इसको दे दो बी। अब हम क्या करें, ए भी देखो ए में क्या हुआ, पी भी 3 से विभाजित है और बी में क्या हुआ, क्यू भी 3 से विभाजित है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कथन ए व बी से पी व क्यू, ए व बी से हमें क्या पता चल रहा है कि पी और क्यू दोनों किससे 3 से विभाजित हैं, दोनों 3 से विभाजित है इसलिए ये सहअभाज्य नहीं है भाई। हमने क्या मान रखा था, सहअभाज्य, तो ये सहअभाज्य तो है नहीं, अभाज्य नहीं है, ठीक। इसलिए हम कह सकते हैं अंडर रूट थ्री एक अपरिमेय संख्या न होकर अपरिमेय नहीं, ये परिमेय संख्या न होकर अपरिमेय है, अपरिमेय है। और यही हमें प्रूफ करना था, जो कि प्रूफ हो गया, ठीक। और इस तरीके का सवाल चाहे रूट 2 कह दे, रूट 3 कह दे, रूट 5 कह दे, कई बार पूछे गए हैं। तो आप इसको अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। अगला नंबर देखेंगे। अब देखो अगला जो सवाल है वो क्या कह रहा है, कह रहा है 2 संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। 2 अंक का सवाल है, तो चलो कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम मानेंगे, माना एक संख्या बराबर x, और देखो एक x मानी, तो यहाँ पर क्या कहा है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो दूसरी संख्या क्या मान लेते हैं, दूसरी संख्या बराबर, इसको हम 3x कर लें, ठीक है ना। देखो 3 गुनी होगी दूसरी संख्या, ठीक। तो क्या कहा है, 2 संख्याओं का अंतर 26 है। अब यहीं से कर लो प्रश्नानुसार, अब देखो 2 संख्याओं का अंतर क्या कहा है, 2 संख्याओं का अंतर 26 है। तो इसमें बड़ी संख्या जो है उसी में छोटी को घटाएंगे ना, तो 3x माइनस x बराबर कितना होगा, 26। तो यहाँ 3 में x घटा दो तो कितना बचेगा, केवल 2x बराबर 26। तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा, 26/2, 2 एकम 2, 2 तिया 6, यानी x बराबर 13। x बराबर 13 आ गया। तो हम कह सकते हैं एक संख्या बराबर क्या माना था, x, तो x बराबर आ गया 13। और दूसरी संख्या बराबर क्या माना था, 3x, तो 3x, तो 3 इंटू 13, तो ये आ जाएगा 13×39। और यही हो गए इस सवाल के आंसर, ठीक। तो आशा है ये सवाल अच्छे से समझ में आया होगा। तो बाकी के जो सवाल हैं ना, उनको हम अगले वीडियो में बताएंगे, क्योंकि समय काफ़ी हो रहा है। इस समय रात के 12:28 यानी 12:30 बज रहे हैं। तो अब ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं।
बाकी के जो अगले सवाल होंगे वो हम आपको अगले वीडियो में ज़रूर बताएंगे और बड़ी ही जल्दी। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना आगे के ऐसे ही वीडियो पाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।